नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम आपका 9 मई और 10 मई को समाप्त हो गया। देखिए, 9 मई को लेवल 6 का एग्जाम था, जिसके दोनों पेपर हम आपको करा चुके हैं। प्रथम शिफ्ट का, द्वितीय शिफ्ट का, जिसमें आपको जीएस और जीके के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको 10 मई का जो लेवल 4 का एग्जाम संपन्न हुआ था, एक ही मीटिंग में पेपर आपका हुआ था। इस पेपर के हम आपको जीएस, जीके और जीए के सारे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जिनका भी देखिए पेपर लेवल 2, 3, 5 में लगाए, वो लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करने का प्रयास करिए, क्योंकि इसी प्रकार का पैटर्न और लेवल आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस सेट में जीएस और जीके के लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग प्रयास करिए कि आप इन 50 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किसके मूल ह्रास से घटा करके की जाती है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले एक बार आप लोग को प्रयास करना है। आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है। देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएनपी। तो एनएनपी बराबर क्या होता है? एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, तो जीएनपी को क्या कहेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो एनएनपी कैसे निकाला जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से या फिर जीएनपी से अगर मूल्य ह्रास को घटा दें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो एनएनपी होता क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था की वह जीएनपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या फिर मूल्य ह्रास को घटा करके प्राप्त की जाती है। अब ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस लिए जरूरी होती है? किसी देश की आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस राष्ट्र की आप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर एनएनपी की गणना कर लें। तो एनएनपी कैसे निकलेगा? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ये आपको फार्मूला याद करके चलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी? देखिए, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। उत्तर भारत का जो शास्त्रीय संगीत होता है उससे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और दक्षिण भारत के कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रयागराज में किस वर्ष 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। देश विदेश में इसकी 2200 शाखाएं हैं। अगर संस्थापक की बात करेंगे तो बाबू बैजनाथ सहाय, मुंशी कन्हैयालाल जैसे लोगों का नाम आता है प्रयाग संगीत समिति की स्थापना के लिए। तो कब स्थापना की गई थी? 1926 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन के बारे में चर्चा किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपको देखने को मिलेंगे, जो कि किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। मैंने कई बार इसकी चर्चा की है। और ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत होता है। चौथा क्वेश्चन है, एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां पर मौजूद होती है जहां किसी बाजार में क्या होते हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एकाधिकार समझाया था। एकाधिकार मतलब होता है किसी एक का अधिकार। बाजार में जब किसी एक का अधिकार होता है तो वहां पर किसी बाजार में क्या उपलब्ध होते हैं? केवल एक ही विक्रेता होता है। एक ही विक्रेता है, बेचने वाला एक है, खरीदने वाले ढेर सारे हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ कंपनी का आपको एग्जाम्पल देते हैं जिनका बाजार में एकाधिकार है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप रेलवे को समझिए। भारत में रेलवे एक ही है, तो रेलवे का पूरे देश में एकाधिकार है। अब रेलवे चाहे तो टिकट का रेट 50 रखे या टिकट का रेट 100 रखे। भाई, रेलवे तो एक ही है। आप यात्रा नहीं करेंगे तो हर जगह रेलवे का रेट तो एक ही है। तो कंपनी एक है, उसका एकाधिकार है। वो अपने रेट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, गुणवत्ता को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। तो बाजार को चलाने का काम करती है, जो किसी अर्थव्यवस्था का
प्रतिकूल माना जाता है। तो एकाधिकार के लिए पिछले वाले सेट में पूछा गया था कि भारत सरकार ने कौन सा नियम लाया है, तो MRTP लाया था 1970 में एकाधिकार बाजार को नियंत्रित करने के लिए, ताकि ये बाजार को चला ना पाए जहां पर एक ही विक्रेता होता है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आपको हर कंप्यूटर में देखने को मिलेंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट का एकाधिकार है पूरे बाजार में। तो माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो विंडो को अच्छी बना सकता है, खराब बना सकता है, उसके रेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो ये सभी अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल मानी जाती हैं। जहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कंपटीशन नहीं होता, वो बाजार अच्छा नहीं माना जाता है। 5वां क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, जिसका अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1946 में। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो उमर क्रेमलोव हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, उमर क्रेमलोव जो हैं ये अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के। तो इसका एक निदेशक मंडल है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का, जिसे हम लोग चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी कहते हैं। उसकी जो अध्यक्ष चुनी गई हैं वो मैरी कॉम चुनी गई हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 6वां क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। प्राचीन स्मारक, जैसे हमारे जो प्राचीन इमारतें हैं, मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, नक्काशी का सामान है, इन सभी को संरक्षित रखने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? 1904 में। किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन उस समय थे, तो उन्होंने ही प्राचीन स्मारक को संरक्षित रखने के लिए 1904 में एक अधिनियम लाए थे। तो किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन। नाम भी आपको याद रखना होगा। 7वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो भारत का है उसका नाम आपको मालूम होगा, दिबांग घाटी जिला है। ये दिबांग घाटी जिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जहाँ की जनसंख्या मात्र 8,004 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो उस जिला का नाम क्या है? दिबांग घाटी जिला। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम राज्य की है। सिक्किम के बाद थोड़ी सी ज़्यादा मिजोरम, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है सबसे कम जनसंख्या के मामले पर। ठीक है, अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 20 करोड़ के करीब है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर बिहार का नंबर आता है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले भी आपको याद करके चलना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, और सबसे कम वाले में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपसे जिला पूछा था, दिबांग घाटी जिला 8,004 जनसंख्या है, किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जो एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, उस प्रकार के प्लास्टिक को हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स हो गए, कप हो गई, प्लेटें हो गई, छोटी छोटी बोतलें बनती हैं, जिसे प्रयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है, रिसाइकिल नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी जो प्लास्टिक होती हैं ये पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा होती हैं। तो इस पर मुक्ति पाने के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था, 1 जुलाई 2022, ये आने ही वाला है। देखते हैं कितनी सफलता मिली है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर आंकड़े आ जाएंगे या फिर इसकी डेट को और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? देखिए, सोन नदी तो पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, गंडक भी पटना के समीप मिलती है, कोसी भी गंगा से मिलती है, सतलज नहीं मिलती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सतलज नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? अब यहाँ पर देखिए आपको विद्युत चुंबकीय किरणें दी गई हैं, जिसमें आपको बताना है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी। देखिए, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो प्रोपोर्शन होती है 1/λ के, मतलब कि अपोजिट का संबंध होता है। अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी
तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए तरंग दैर्ध्य जो होती है उनकी कम होती है। अगर हम लोग विद्युत चुम्बकीय किरणों की बात करेंगे तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है? सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंगों की, उसके बाद सूक्ष्म तरंगें, फिर अवरक्त, फिर दृश्य, फिर अल्ट्रावेव्स, इसके बाद एक्स किरणें और सबसे लास्ट में गामा किरणें आती हैं। तो क्रम याद रखिएगा, मैंने सबसे ज़्यादा से बता दिया सबसे कम की ओर। ठीक है, अगर आपसे आवृत्ति पूछेगा तो पहले गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा, फिर एक्स किरण, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। इस प्रकार से आप कहीं पर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी आपसे रंगों में पूछ लेता है, जैसे कि जो श्वेत प्रकाश होता है, विव गैर होता है, वहाँ पर पूछ लेता है कि इन रंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैगनी रंग की होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की होगी और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की होती है। ये भी आपको याद करके चलना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पर्वतों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, संचित पर्वत। इस प्रकार से पर्वतों को कई भागों में बांटा गया। जितने भी आप इस समय विश्व में देख रहे होंगे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वे सभी नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है, जैसे हिमालय हो गया आपका, आल्पस, यूराल, राकीज, एंडीज, जितने भी आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं वे सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो हिमालय भी वलित पर्वत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन है? विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, जिसे अब कुछ भूवैज्ञानिक जो हैं उसे वलित पर्वत नहीं मानते हैं, उसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में निकाल करके डाल दिया गया है। लेकिन वो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है और कहाँ पर है? भारत में है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, थोड़ा हिंट मैंने आपको लिए दे दिया है। ठीक है, अब जैसे कि ब्लैक पर्वत की बात करेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में है, तो ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे तो सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी जैसी हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये अवशिष्ट पर्वत पर आती हैं। तो ठीक है, सवाल आपको याद रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे, ये देखिए अवार्ड मिला है, NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं जिनको ये मिला है, नाम इनका है शैलेश गढ़पुले। ठीक है, इनको ये NSG की तरफ से अवार्ड दिया गया है। इन्होंने देखिए खोज की है किसकी, इन्होंने एक हेलमेट बनाया है जो कि ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट है। जैसे जो सैनिक होते हैं हमारे टेररिज्म को ख़त्म करने जाते हैं, आतंकवाद को ख़त्म करने जाते हैं, तो जो आतंकवादी होते हैं वो स्वयं को ब्लास्ट कर लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए इन्होंने एक ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है जो कि सैनिक हमारे पहन करके जाएंगे तो उनके सर में कोई क्षति नहीं होगी। अगर कोई आतंकवादी या फिर कोई अपराधी स्वयं को हानि पहुंचाता है तो सामने वाले को खतरा नहीं होगा। तो शैलेश गढ़पुले ने एक ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। नाम याद रहेगा, IIT रुड़की के ये प्रोफेसर भी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? इसके पहले वाले सेटों में पूछा गया था भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो कम में वहाँ पर भूटान ऑप्शन में दे रखा था, तो कम की बात करेंगे तो भूटान होगा। अगर ज़्यादा की बात करेंगे तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो चीन का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। तो चीन का क्षेत्रफल कितना है? 95, 96, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 95,96,961 वर्ग किलोमीटर जो है ये चीन का क्षेत्रफल है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे 32,87,263, लगभग देख रहे हैं ना, 3 गुना क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो चीन और सबसे कम की बात करेंगे तो भूटान। आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एवं लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो आपको बताना है कि 1955 में जो लघु उद्योग के लिए कमेटी बनी थी वो किसके नाम पर बनी थी?
सही ऑप्शन होगा कार्वे समिति बनी थी। ठीक है, कार्वे के नाम पर यह लघु उद्योग समिति बनी थी 1955 में लघु उद्योग के सुधार के लिए। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। एक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आबिद हुसैन समिति। तो आबिद हुसैन समिति ये भी लघु उद्योग के विकास के लिए बनी थी। नरसिंगम राव समिति जो थी वो बैंकिंग सुधार के लिए थी। नेहरू समिति जो थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी, जिसमें भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए ये समिति को बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्वे समिति। और आबिद हुसैन समिति को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। 15 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। सही ऑप्शन होगा ग्रेगर जॉहन मेंडल। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इसी के द्वारा अनुवांशिकी की खोज की थी ग्रेगर जॉहन मेंडल ने। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। चार्ल्स डार्विन का नाम आता है जैव विकास के सिद्धांत पर। और ईपी ओडम का नाम आता है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी खोज में ईवी ओडम का नाम आता है। ठीक है, चारों को आप लोग याद करके चलिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए गंगा नदी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी सेट में पूछे गए थे। तो गंगा नदी देखिए 5 राज्यों से गुजरती है। पहला हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य आप लोग को याद रखना है। तो इन 5 राज्यों में से क्या अलग यहाँ पर आपको दिख रहा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताने का प्रयास करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, भारत की जनसंख्या से मैंने बताया ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो पूरी तरह से रट करके जाइएगा। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है। घनत्व के मामले में पूरे देश का जो घनत्व था वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है, अगर लिंगानुपात पूछेगा तो 943 लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। अगर हम 2001 की बात करेंगे, 2001 की जनगणना भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। 2001 की जनगणना में जो 382 हो गया है, पहले 325 था। 2001 की जनगणना में 325 था, अभी 382 हो गया। ठीक है, अगर हम राज्यों की बात करेंगे कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे न्यूनतम है। वहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं सिर्फ। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 17 लोग रहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, जहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में सिर्फ 52 लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या मैंने बताया ना, वहाँ का जिला भी आपको बताया दिबांग घाटी जिला, जो कि पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, 1106 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहाँ पर 1028 लोग रहते हैं किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो दिल्ली का तो बहुत ही ज़्यादा है, 11,320 लोग रहते हैं किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली का, राज्यों की बात करेंगे बिहार का, न्यूनतम की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का, और भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 का। 2001 में कितनी थी? 325 थी। लिंगानुपात पूछेगा तो 943। ये सभी बातें आपको याद करके चलनी है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। 18 नंबर क्वेश्चन है मैल पिगी नलिकाएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? मैल पिगी नलिकाएं, ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4 संघ आपको दिए गए। कभी कभी यहीं पर आपसे पूछ लेगा कि मैल पिगी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं, मनुष्यों में, चिड़िया में, कीटों में या फिर कछुए में। इस प्रकार से जंतुओं के नाम दे देगा कहीं कहीं पर आपको। तो अभी तो संघ दिया हुआ है,
इसका सही ऑप्शन होगा आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये अगर बात करेंगे संघों में सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट पतंगे जैसे कि मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, तिलचट्टा हो गया, केकड़ा हो गया, मधुमक्खी, टिड्डी, इस प्रकार से जितने हमारे कीड़े मकोड़े हैं ये सब आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो कीट होते हैं, उनके पाचन का अंतिम भाग जो होता है वो मैल पिगी नलिकाएं से बना होता है, क्योंकि उससे क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मैल पिगी नलिकाएं जो होती हैं एक प्रकार से उत्सर्जन तंत्र का भाग होती हैं, जिससे कीट जो होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हीं में पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में। कहीं कहीं पर नाम दे देगा 4 ऑप्शन में, मक्खी दे देगा, मच्छर, तिलचट्टा, केकड़ा, तो आपको याद करके चलना है कीड़ों में ये पाई जाती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार वह भूमि आपको बतानी है जो मंदिरों को भेंट की जाती थी, तो उसका नाम आपको बताना है। चोल वंश के बारे में आपको मालूम है ये 9वीं शताब्दी के आसपास विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। अगर राजधानी की बात करेंगे तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। तो मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि तिरुनामटुक्कनी भूमि कहते थे, जो मंदिरों को भूमि दान की जाती थी। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। इसे देखिए देवदान भी कहते थे, देवदान भूमि भी कहते थे, दूसरा नाम देवदान है। पहले वाले ऑप्शन में साल भोग लिखा गया है। साल भोग जो जमीन थी ये विद्यालय की रखरखाव के लिए दी जाती थी। विल्लनवागी भूमि गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि विल्लनवागी थी। ब्रह्मदेय भूमि जो थी ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय थी। ठीक है, तो चारों मैंने बताए हैं, याद करके चलिएगा। शायद आपके आने वाले अगले एग्जाम में इससे डिफर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ आप ही सही कर पाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया आपसे, नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? किस वर्ष लाल किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? सही ऑप्शन होगा 2007 में शामिल किया गया था। लाल किला को किसने बनवाया था? लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था, जिसे 2007 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। और ये किस नंबर का था? 27वें नंबर का था। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो बताना है आपको किस संशोधन अधिनियम द्वारा। तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, कराया हुआ है क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आर्टिकल 51 के काम में रखा और भाग 4 के काम में रखा है। ठीक है, किस देश से हमने लिया है? रूस के संविधान से हमने उठा करके अपने संविधान में सम्मिलित किया है। पहले इसकी संख्या 10 थी, अभी एक और बढ़ गया है। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो गई है। जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 थी, अभी 11 हो गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा। अगर आप मौलिक कर्तव्य संबंधित क्वेश्चन को अगर आप तैयार करते हैं तो सब कुछ तैयार कीजिएगा। ये कहाँ से लिया गया, किस आर्टिकल में रखा गया है, किस समिति की अनुशंसा पर, अभी कितने हैं, पहले कितने थे, तब आप जाकर कहीं इसके सारे क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है? अब देखिए आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है? जो आपकी आय है, मतलब पैसा जो है वो किसी अर्थव्यवस्था में या फिर मार्केट में सर्कुलेट होता है, घूमता है, चक्कर करता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से आप समझिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा कंपनी है, उसमें आप काम करते हैं। आपको महीने के लास्ट में 5,000 रुपये कंपनी ने वेतन दिया, तो कंपनी का ये खर्च होगा, जो आपको वेतन मिला ये कंपनी का खर्च होगा। तो कंपनी ने आपको 5,000 रुपये वेतन दिया, आप किसी किराना की दुकान पर गए, वहाँ 5,000 रुपये का आपने सामान खरीदा किराना की दुकान पर। अब ये किराना का दुकानदार है, इसने अपने घर के लिए कपड़ा खरीदा उन्हीं 5,000 रुपये में से। तो आपने देखा कि कपड़ा कंपनी ने आपको 5,000 रुपये दिए, आपने किराना स्टोर में किराना वाला फिर से जाकर कपड़ा खरीदा। तो ये चक्र जो है आय का चलता ही रहता है। पैसा जो है ये सर्कुलेट होता है, जो कि 3 बातों पर निर्भर करता है: खर्च पर, वस्तु और सेवा पर, कारक भुगतान पर। मूल ह्रास जो है वो इसका पार्ट नहीं है आय के चक्रीय प्रभाव का।
तो सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो किस देश से संबंधित है? चारों ऑप्शन में आपको अफ्रीका के देश मिलेंगे। सही ऑप्शन है नाइजीरिया, ये नाइजीरिया की हैं नोकोजी। ठीक है, देखिए WTO की पहली महिला अफ्रीकी प्रमुख हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बना है। तो अफ्रीका की अगर कोई पहली महिला बनी है तो वो नकोजी ओकोंजो ही बनी है। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। पहले इसका नाम गैट था। ठीक है, 1995 में गैट का नाम चेंज करके WTO रखा गया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि पहले WTO का नाम को किस नाम से जाना जाता था? गैट, GATT नाम से जाना जाता था, अभी इसे WTO के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कहाँ की ओर प्रस्थान करके नमक सत्याग्रह आरंभ किया था? बताइए, नमक कानून को कब तोड़ा था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, या फिर डांडी मार्च? ये सभी आपको नाम याद रखने हैं, ये नमक कानून से ही संबंधित है। तो डांडी मार्च आपको याद होगा, साबरमती आश्रम से डांडी के लिए यात्रा की गई थी। तो महात्मा गांधी ने कहाँ की ओर प्रस्थान किया था? डांडी की ओर प्रस्थान किया था। कहाँ से कहाँ की ओर गए थे? साबरमती से डांडी की ओर। साबरमती में उनका आश्रम था। कब स्टार्ट की गई थी? 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट की गई थी। अपने 79 समर्थकों के साथ में 240 मील ये पड़ता है डांडी साबरमती से, तो 240 मील 24 दिन में जाकर के पहुंचे थे। 12 मार्च से स्टार्ट की थी, 6 अप्रैल 1930 को जाकर के डांडी पहुंचा। वहां पर नमक के ढेले को लेकर के नमक के एकाधिकार कानून को समाप्त किया, और तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब बातें आपको याद करके चलनी है। कहाँ से स्टार्ट की थी? साबरमती से। कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो डांडी प्रस्थान करने के लिए नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता के निरंतर सुधार करना है? देखिए, आपको मालूम है, अगर हम विश्व की बात करेंगे, विश्व में जो क्रांति लाई थी हरित क्रांति के क्षेत्र में, तब नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आता है। लेकिन अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन का नाम आता है। लेकिन MS स्वामीनाथन ने एक शब्द को गढ़ा था जिसका नाम था सदाबहार क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति तो लाए ही लाए थे वो, क्योंकि विदेश से लाए थे। पहले नॉर्मन ई बोरलॉग ने स्टार्ट की थी, तो वो यहाँ पर लाए थे ग्रीन रिवोल्यूशन। लेकिन जो नाम को गढ़ा था वो सदाबहार क्रांति, एक नाम जनरेट किया था, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन। ये देखिए क्या कहता है सदाबहार क्रांति, ये कहती है कि हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन सिर्फ उन्हीं चीज़ों का बढ़ाएं जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हों। ठीक है, पर्यावरण के लिए हानि न पहुंचाएं। हम उत्पादन को ऐसे चीज़ को बढ़ा दें ताकि पर्यावरण नष्ट होने लगे, तो ऐसे चीज़ को हम बढ़ावा न दें जो पर्यावरण को नष्ट करता है। तो उस शब्द का नाम दिया था सदाबहार क्रांति। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 में भारतीय नागरिकता की बात की गई है। ये किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2 में आता है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता की बात की गई है। कब ये लाया गया था? 1955 में लाया गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए, भारत ने एकल नागरिकता ली है, मतलब आप भारत की नागरिकता ही ले सकते हैं। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को धारण करते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 2 देश की नागरिकता आपके पास नहीं हो सकती हैं, या तो भारत की रहेगी या तो विदेश की। अगर आप विदेश वाली लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता पर आधारित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया अलकप झारखंड के अलावा किस हिस्से में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? अलकप। ठीक है,
ये झारखंड में तो ये नेत्र प्रचलित ही है, लेकिन और किस राज्य में है? तो उसी के आसपास के राज्य होंगे। तो गुजरात और राजस्थान को तो आप अलग कर दीजिए। झारखंड के पास 2 ही बचते हैं, तो 2 में आपको चुनाव करना है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर भी अलकप डांस होता है और झारखंड में होता है। ठीक है, तो ये तो याद करके चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है, तो ये डांस आपको याद होना चाहिए। काफ़ी नए नए डांस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? अगर मिट्टी के कणों की आकार की बात करेंगे तो 4 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। गाद मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी, इन 4 भागों में मिट्टी को बांटा गया है कणों के आधार पर। ठीक है, अब सबसे कम, सबसे छोटे जो आकार के कण किस मिट्टी में पाए जाते हैं? वो चिकनी मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्ले मिट्टी। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। सबसे छोटे छोटे कण जो होते हैं मिट्टी के, वो चिकनी मिट्टी में, उसके बाद गाद मिट्टी में, उसके बाद उससे बड़े रेतीली मिट्टी में। ठीक है, तो क्रम याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी, फिर गाद मिट्टी, फिर रेतीली मिट्टी। अगर तीनों मिट्टियाँ एक साथ मिल जाएं तो वही बलुई मिट्टी बन जाती है वो। तो इस प्रकार से कणों के रूप में सबसे छोटे कण होते हैं क्ले मिट्टी में या फिर चिकनी मिट्टी में। 29 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं वानिकी आती है। द्वितीयक सेक्टर में, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? जैसे कि उद्योग हो गए, विनिर्माण हो गया, ये द्वितीयक में आते हैं। तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो कंपनियां सेवा देती हैं, जैसे कि चिकित्सा भी एक सेवा है, शिक्षा भी सेवा है, पुलिस भी सेवा करती है। तो सेवा क्षेत्र जो आता है, जो भी सेवा करती हैं कंपनियां, उसे सेवा सेक्टर में या फिर टर्सरी, तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है। तो जीडीपी में इन तीनों सेक्टर में से किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का। सही ऑप्शन होगा तीसरा। अगर हम जीडीपी को 100% में डिवाइड करेंगे तो 54% जो है वो सेवा सेक्टर का योगदान है जीडीपी में। सबसे कम कृषि का, 20% कृषि का है और 26% योगदान उद्योग एवं विनिर्माण का है। तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का और सबसे कम जीडीपी में कृषि का है। 2021 और 22 वैसे बहुत दिन से ये आंकड़े चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का ही योगदान होता है जीडीपी में। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो यंत्र का आपको नाम बताना है जो बजाते हैं पंडित राम नारायण। सही ऑप्शन है सारंगी। सारंगी को देखिए मृदंग भी कहते हैं, मृदंग भी सारंगी कहते हैं। तो कहीं कहीं पर मृदंग लिख सकता है या फिर सारंगी, जो कि बजाते हैं पंडित राम नारायण ने। इन्होंने ही इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसमें अगर पंडित राम नारायण के बाद और भी लोगों का नाम आता है, जैसे शंभू समीर, गोपाल मिश्रा, मजीद खां, इन सब का नाम भी सारंगी वादक में आता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। तो कब की थी ये घोषणा? सही ऑप्शन होगा 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से मोदी जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। देखिए, हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? पानी से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। हाइड्रोजन से क्या कर सकते हैं हम सारी ऊर्जा का जो प्रयोग है, वो हाइड्रोजन भी एक वैकल्पिक विकल्प है ऊर्जा का। इसलिए धीरे धीरे हम लोग हाइड्रोजन मिशन की ओर भी ध्यान देंगे। तो घोषणा की गई है 15 अगस्त 2021 को। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पुस्तक आपसे पूछी गई है, क्लियर लाइट ऑफ डे। ये पुस्तक किसकी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। ये पुस्तक देखिए अनीता देसाई की है। ठीक है, अनीता देसाई की पुत्री जो हैं वो किरण देसाई हैं। तो कहीं कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अनीता देसाई हैं कि किरण देसाई हैं,
लेकिन ये अनीता देसाई की पुस्तक है। ये पुस्तक 1980 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, बाद में इससे बुकर प्राइज नहीं मिला, लेकिन काफ़ी चर्चित पुस्तक है। और अनीता देसाई जो हैं ये पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हैं और अंग्रेजी साहित्य का काम करती हैं, जिनकी बेटी कौन है, किरण देसाई, जो कि भी लेखन का काम करती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, आपको वर्ष बताना है, किस वर्ष पुणे, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। परमहंस मंडली के संस्थापक थे दुर्गा राम मेहता जी और ददोबा पांडुरंग। ठीक है, ये लोग परमहंस मंडली के संस्थापक थे। एक प्रकार की एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था और मानव धर्म सभा परमहंस मंडली द्वारा की जाती थी, जिसको महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित किया गया था। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन। ये देखिए परमहंस मंडली क्या करती थी, जाति के जो नियम थे उनको तोड़ने में इसकी रुचि थी। जैसे कि निम्न जाति के लोगों से लोग खाना नहीं बनवाते थे, उनको पानी उनके पीना नहीं चाहते थे, तो ये परमहंस मंडली जो थी वो निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन सब लोग करते थे, तो जातियों के नियमों को तोड़ने का काम करते थे। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे, महिलाएं जो विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह का काम करते थे। तो ये जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। एक प्रकार की गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 4 आपको जनजातियाँ दी गई हैं। मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के निवासी जो शिकारी समूह हैं उसको बताना है, वो जनजाति कौन सी हैं जो कांगो के बेसिन में रहती हैं। देखिए कांगो के बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती हैं, ये कई बार आप पढ़ते होंगे। पिग्मी जो जनजाति हैं वो कांगो बेसिन में रहती हैं। 3 और दी गई हैं, जैसे कि एनु जो जनजाति है ये जापान की जनजाति है। तो पहले इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, पिग्मीज जो है वो कांगो बेसिन में रहती हैं, एनु ये जापान की जनजाति है, किर्गिज ये मध्य एशिया की। आपने किर्गिस्तान नाम सुना होगा, तो वहाँ पर किर्गिज जनजाति रहती है, तो ये मध्य एशिया का है। बैडोइन जो है ये अरब प्रायद्वीप की जनजाति है। तो चारों जनजातियों को याद कर लीजिएगा। और भी जनजातियाँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्कीमो जो है ये ग्रीनलैंड की है, माओरी न्यूजीलैंड की है, निग्रो जो है ये भी मध्य अफ्रीका की है, लेकिन कांगो बेसिन की पूछेगा तो पिग्मी को सही कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। नया क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले समझिए कि जलोढ़ पंख क्या होता है। जैसे नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ों से नीचे की ओर जब नदियाँ आती हैं तो जब मैदानी क्षेत्र में पहुँचती हैं तो पहाड़ से जो गाद लाई होती हैं, जैसे कि पहाड़ों को धीरे धीरे काट करके गाद बन जाती हैं, तो उसको ला करके जैसे ही पहाड़ों से नीचे मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं तो उनकी चाल जो होती है धीमी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से ढलान ज़्यादा होता है। जब समतल पर पहुँचेंगी तो ढलान में उनकी चाल कम हो जाती है नीचे आते आते। तो अब अपनी जो गाद है उसको क्या करती हैं, जमने लगती हैं। जो ऊपर से गाद लाती हैं नदियाँ, उनकी गाद जमने लगती हैं, तो गाद जम करके एक पंख जैसी संरचना बना देती है। जब पंख बन गया तो उसे कहते हैं जलोढ़ पंख। अब ऐसे ही पंख कई ढेर सारे अगर जुड़ जाएं तो उस श्रृंखला को कहते हैं बजड़ा। ठीक है, वही कहा गया है, किसी पर्वताग्र माउंटेन फ्रंट, किसी मतलब पर्वत का जो अग्रभाग है उसके साथ जलोढ़ पंख की जुड़ने की जो श्रृंखला है उसे कहते हैं बजड़ा। ये एक प्रकार का स्पेनिश शब्द है, जिसका अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है झुकाव। ठीक है, बजड़ा कहते हैं, याद रखिएगा, मैंने समझा दिया है। नदियाँ जब ढाल से नीचे की ओर उतरती हैं तो जलोढ़ पंख बनाती हैं, जब ढेर सारे जलोढ़ पंख बन जाते हैं उसे बजड़ा कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया। वी.आर. चौधरी सही ऑप्शन होगा, वायुसेना के प्रमुख हैं 27वें नंबर के, जिन्हें नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, वी.आर. चौधरी वायुसेना प्रमुख। 37 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चुनाव करना है। व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परतयुक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है, जिस पर अनुक्रमिक अभिगम की सुविधा उपलब्ध होती है और प्रायः इसे बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक
व्हील के चारों ओर इस प्रकार से लिपटी हुई होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक टेप। पहले आप सीडी देखते रहे होंगे तो एक चुंबकीय परत आप देखते रहोगे पतली सी फिल्म के रूप में, जो कि एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जो कि मैग्नेटिक टेप के रूप में रहता है। तो मैग्नेटिक टेप ही आपसे पूछा गया है, जिसके बारे में ये पूरी व्याख्यान किया गया है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को निम्नलिखित में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड किसको मिलता है? जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण करता है उसी को ये पुरस्कार मिलता है। तो किसको मिला है 2020 का? एस थियोडोर भास्करन को मिला है। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ये एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, प्रकृतिवादी हैं और तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं और वन्य जीव संरक्षण के प्रति इनका जो समर्पण है, इसीलिए सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 मिला है एस थियोडोर भास्करन। नाम याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी नए नए पुरस्कार पूछ रहा है, तो इस प्रकार के पुरस्कारों में ध्यान देना है। और आने वाले जो आपका 2, 3, 5 के एग्जाम है, जो नए नए अवार्ड हैं और खास करके जो भारतीयों को मिले हैं, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करके चलना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, यूरो निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरो आपको बताना है। अब देखिए, यूरो के नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि यूरो जो होगी वो यूरोपियन संघ की मुद्रा जो होगी वो यूरो होगी। यूरोपियन संघ में पहले 28 देश थे, ब्रिटेन अलग हो गया, तो यूरोपियन संघ में 27 देश हैं। लेकिन 27 देशों में से सभी लोग यूरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूरो का इस्तेमाल लगभग 27 में से 19 देश जो हैं वो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। अब ये यूरो मुद्रा का जो गठन था वो 1999 में यूरो मुद्रा का गठन हुआ और इसके नोट अगर सिक्के चालू हुए जाकर के 2002 से इसके नोट और सिक्के जो है प्रचलन में आ गए। तो यूरो मुद्रा 2002 के बाद से चलन में स्टार्ट हो गई। गठन इसका 1999 हो गया था। यूरोपियन संघ जो यूरोप के देशों का संघ है वो इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, 2 नदियां हैं इसमें, एक भागीरथी और इसकी सहायक नदी है भीलांगना। भागीरथी और भीलांगना दोनों नदियों पर बना है टिहरी डैम। ये उत्तराखंड में है। विश्व का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। लेकिन अगर उत्तराखंड में बना है तो ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्ती बांध भी है, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन है, 2021 ASBC मतलब कि एशियाई युवा जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ASBC देखिए 2021 के बाद 2022 वाला भी संपन्न हो गया, लेकिन दोनों में पदकों की संख्या सेम थी। 2021 का दुबई में हुआ था, जिसमें भारत ने 39 पदक जीते। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। इसमें अगर हम जूनियर वर्ग की बात करेंगे तो जूनियर वर्ग में 19 जीते और युवा वर्ग में 20, टोटल मिलाकर के 39 पदक जीते। ये जो चैंपियनशिप थी दुबई में हुई थी। अभी 2022 वाली समाप्त हो गई, उसमें ही भारत ने 39 पदक ही जीते हैं। लेकिन ये जो है, इसमें अगर वर्ग की बात करेंगे तो जूनियर वर्ग में 21 पदक जीते हैं और युवा वर्ग में 18, टोटल मिलाकर के 39। तो संख्या तो दोनों की सेम हो गई, लेकिन स्वर्ण भी अलग होंगे इसमें और वर्ग भी अलग हैं इसमें, ठीक है। लेकिन पदकों की संख्या सेम है। आपसे 21 वाला पूछा था तो आपको दुबई वाला बताना है। 29 टोटल पदक जीते थे भारत ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, नववर्ष को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो मिलान करना है आपको। आपके पास समय पर्याप्त है। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको मिलान करिए। पहले को आप किससे मिलाएंगे? दूसरे को, तीसरे को, चौथे से, ठीक है। चलिए, नवरेह कहाँ पर कहा जाता है? नववर्ष नवरेह ये कहा जाता है कश्मीरी हिंदू पर्व, ठीक है। पहले को डी से मिलाएंगे। जो कश्मीर के लोग हिंदू पर्व मनाते हैं वो नवरेह कहते हैं उसे। ये चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन होता है, ठीक है। उगाही जो कहते हैं, उगाही पर्व, ये तेलुगु नववर्ष है उगाही। विशु कहते हैं मलयाली में। और पाना जो है ये उड़ीसा का नववर्ष है। अलग अलग नामों से वर्षों को जाना जाता है, जो कि अगर बात करें तो सभी जो हैं वो चैत्र से ही स्टार्ट होते हैं। डेटें कुछ की अलग होगी, लेकिन अप्रैल माह ही
लगभग चारों का है। तो पहले को डी से, दूसरे को सी से, तीसरे को ए से और चौथे को बी से आपको मिलाना है। ये अलग अलग नामों के आपको मिलान करने के दिया था। अगर आपको एक दो भी मालूम होंगे ना तो आप इसको सही करके अवश्य आते। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, करने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। देखिए, राज्य का राज्यपाल क्या करता है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श से ही जिला न्यायाधीशों की और उसके साथ जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। तो ये किसके परामर्श से करता है? राज्य या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। तो नियुक्त देने का काम जो होता है वो राज्यपाल का ही होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? इसके अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे। कौटिल्य मिल जाएगा, चाणक्य मिल जाएगा, विष्णुगुप्त मिल जाएगा। तो सब नाम कौटिल्य के ही थे। तो विधि के कितने स्रोत मिलते हैं? 4 स्रोत मिलते हैं विधि के। ठीक है, इन 4 स्रोतों में नाम आता है धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अगर धर्म देखना है तो सत्य से देखिए उसके, व्यवहार देखना है तो प्रमाण से देखिए, चरित्र देखना है तो उसका सामाजिक जीवन देखिए और शासन देखना है तो राजज्ञा से देखिए। तो विधि के इन 4 स्रोतों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। अगर राजस्व के स्रोतों की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में राजस्व के 7 स्रोतों की चर्चा की गई है। 45 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़े के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश कौन सा देश है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, प्रवासी जनसमूह देश मतलब आप समझिए कि भारत के जो लोग हैं वो विश्व के हर देश में पाए जाते हैं। तो यहाँ से चले गए मतलब प्रवासी हो गए। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है किस देश के लोग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा भारत। भारत के 1.8 करोड़ लोग पूरे विश्व में रहते हैं। मतलब भारत से निकल करके अन्य देशों में चले गए हैं। 1.8 करोड़ या फिर मान सकते हैं 2 करोड़ के आसपास पूरे विश्व में पाए जाएंगे। और उस विश्व में अगर बात करें तो किस देश में सबसे ज़्यादा जाते हैं भारत के लोग? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद अमेरिका जाते हैं, USA, उसके बाद सऊदी अरब। ये 3 देश याद रखिएगा, UAE, USA, अमेरिका। इन 3 देश में भारत के सबसे ज़्यादा नागरिक जाते हैं और 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में फैले हैं भारत के नागरिक। तो पहले नंबर पर प्रवासी जनसमूह में भारत आएगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो मैक्सिको के 1.1 करोड़ लोग पूरे संसार में फैले हैं। रूस के 1.1 करोड़, दोनों सेम हैं, मैक्सिको और रूस। चीन 1 करोड़ में आता है और सीरिया के 80 लाख लोग पूरे विश्व में फैले हैं। तो पहले नंबर पर भारत, लगभग कितना? 1.8 करोड़ 2020 आंकड़े के अनुसार। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, माफिन, कुकीज को सेकने के लिए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किसका उपयोग करते हैं खाने के लिए? तो खाने का सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसका इस्तेमाल करते हैं केक में, माफिन में, कुकीज में। इसमें क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या फिर किण्वन कर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, ये खाने का सोडा है। ये क्या करता है? CO2 रिलीज कर देता है, जो कि किण्वन के प्रोसेस में और चीज़ों को फुलाने में सोडा युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी CO2 की आवश्यकता होती है। तो सही ऑप्शन होगा खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जुलाई 2021 में SN घोरमड़े ने इसमें से कौन सा पदभार संभाला है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। SN घोरमड़े ये नाम है, कौन सा पदभार संभाला है? इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख। ठीक है, ये बने हैं SN घोरमड़े। ठीक है, इसमें देखिए नौसेना में 3 पद होते हैं। एक तो चीफ का होता है
चीफ ऑफ नवल स्टाफ हरि कुमार है 25वें, जिसे हम लोग कहते हैं नौसेना प्रमुख हरि कुमार है। दूसरे नंबर पे आते हैं डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ, जिसे कहते हैं उपाध्यक्ष कहते हैं, तो रवनीत सिंह है। अगर तीसरे नंबर पर पद आता है वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ, जो कि SN घोरमड़े हैं। ठीक है, तीनों नाम याद रखिएगा। वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं SN घोरमड़े। अगर डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ की बात करेंगे तो रवनीत सिंह, और मेन जो चीफ हैं वो हरि कुमार हैं नौसेना के। ठीक है, ये तीनों पद आपको याद रखने हैं, तभी आपको नाम याद हो पाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति थे? शंभू महाराज क्या करते थे? डांस शैली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पिछले वाले सेट में पूछी गई थी। मीनाती मिश्रा क्या करती हैं? तो मीनाती मिश्रा उड़ीसी डांस करती थी। अभी यहाँ पर आपसे पूछा गया शंभू महाराज, तो शंभू महाराज क्या करते हैं? कथक करते हैं। कथक जो है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, खास करके उत्तर प्रदेश में किया जाता है ये। इसमें घराने चलते हैं, जैसे लखनऊ घराने का, बनारस घराने का। तो ये शंभू महाराज जो थे वो लखनऊ घराने के थे। जैसे और भी नाम याद रखिएगा, शंभू महाराज हो गए, बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना महाराज, ये सभी कथक करते हैं। और इसमें से शंभू महाराज और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये तीनों एक ही घराने के हैं, लखनऊ घराने के हैं। सितारा देवी बनारस घराने की हैं। तो इस प्रकार से घराने भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो कथक, शंभू महाराज। कथक और कथकली में बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और ये कथक जो है उत्तरी भारत खास करके उत्तर प्रदेश का है। तो ये दोनों आपको ध्यान रख के चलने हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत के बाद मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित राज्यों का एक आर्थिक संघ है? तो आपको बताना है कि पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, सोवियत के बाद जो एक आर्थिक संघ बना है उसका नाम बताना है। तो सही ऑप्शन होगा यूरेशियन। यूरोप और एशिया का जो आर्थिक मंच बनाया है 5 देशों ने मिलकर के बनाया है, जिसमें अगर देशों की बात करेंगे तो बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया, ये 5 देशों ने मिलकर के यूरेशियन आर्थिक संघ 2015 में बनाया था। ये एक प्रकार का राजनीतिक संघ, सैन्य एवं आर्थिक संघ है। मतलब राजनीतिक सहायता करेंगे, सैन्य सहायता करेंगे और आर्थिक सहायता करेंगे, इसलिए इसे यूरेशियन आर्थिक संघ कहा जाता है। 5 देश हैं, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। ठीक है, याद रहेगा यूरेशियन, यूरोप और एशिया का मिला करके ये संघ बनाया गया है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आज का 50 नंबर क्वेश्चन है। आप जानते हैं 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे CBT 2 में। हम आपको 10 तारीख की एक ही सीट में पेपर हुआ था, उसी पेपर का लेवल 4 की सारे हमने आपको GS और GK क्वेश्चन कराए हैं। 118 मतलब कि 120 क्वेश्चन तक हमें 50 क्वेश्चन मिले हैं, जैसा कि रेलवे ने वादा भी किया था 50 GK और GS क्वेश्चन का, उतने ही क्वेश्चन आपको दिए हैं। निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? अब जैसे आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट पैराग्राफ जाना है, तो सीधे आपको इंटर कर देना है। इंटर वाले बटन दबाएंगे, एक पैराग्राफ नीचे आ जाएंगे। तो आसान सा उत्तर है, इंटर दबा दीजिएगा, आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन कराए हैं हमने। ये लेवल 4 का पेपर कराया है, लेवल 6 के हमने आपको दोनों पेपर करा चुके हैं, GS और GK के। उन्हें भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिनका भी लेवल 2, 3, 5 में है वो लोग इन सब पेपरों को करिए और इसका पैटर्न लेवल समझने का प्रयास करिए कि GS और GK में आपसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फरवरी 2022 तक पूछे गए। मतलब कि पीछे का तो आप जितना ले सकते हैं ले लें, लेकिन 2021 के जो करंट अफेयर है उस पर फोकस किया गया। तो आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा। आशा करते हैं कम से कम अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं तो आपकी GS और GK जो है वो अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, 30 कर ले जाएंगे तो बढ़िया मानी जाएगी। और बीच बीच में हमने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। जो हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसी के बेसिस पर हम आपसे बीच बीच में सवाल करने का प्रयास किया करते हैं। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से और भी जो सेट हैं आपको वो हम कराने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे तो
अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो और भी इसके जो पार्ट्स हैं उनको कराने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है कि इसका आंसर ये सही होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर से आपको इसकी PDF भी देखने को मिलेगी।